बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम तीसरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक्स से रिलेटेड हमने पहले 2 एक्सपेरिमेंट देखे, ठीक है। आज ये थर्ड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? इन्वेस्टिगेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, ठीक है। आपने जब थ्योरी पढ़े थे तो उस टाइम इसके बारे में पढ़ा होगा कि इन्वर्जन ऑफ शुगर केन से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है कि शुगर केन की हाइड्रोलिसिस से हमारे पास ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, जो कि लाइट को, जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसको राइट साइड पे रोटेट कर सकता है, और साथ जो दूसरा कंपोनेंट फ्रक्टोज प्रोड्यूस होता है वो लाइट को लेफ्ट वाली साइड पे रोटेट कर सकता है, जिसको हम लीवो रोटेटरी कहते हैं, ठीक है। तो ये रोटेशन को स्टडी करने के लिए हम पोलैरीमीटर यूज़ करते हैं, और वहाँ से हम जो है यहाँ केन शुगर की हाइड्रोलिसिस या उसकी रोटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हमें ऑपरेटर्स और केमिकल क्या चाहिए? पोलैरीमीटर, ऑब्जर्वेशन ट्यूब्स जो उसके अंदर सैंपल सेल्स के तौर पे यूज़ होती हैं, और केन शुगर है और HCl है। प्रिंसिपल हम देख लेते हैं। केन शुगर इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड giving the glucose which is dextrorotatory and fructose which is levorotatory in equal amount के हाइड्रोलिसिस से, केन शुगर की हाइड्रोलिसिस से हमारे पास इक्वल अमाउंट में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज प्रोड्यूस होते हैं। द लीवर रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज इज minus 92 degree, which is larger than the dextro rotation of glucose, which is plus 52.5 degree. The mixture is thus levo rotatory के लेफ्ट वाली साइड पे लाइट की रोटेशन जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो राइट वाली साइड है, ठीक है, जिसे हम डेक्स्ट्रो कह रहे हैं उससे। तो इसलिए अब हम ओवरऑल इसकी रोटेशन को कहेंगे कि ये लीवो रोटेटरी है। Therefore, the hydrolysis of cane sugar is known as inversion of sugar cane, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कह देते हैं। अब हमारे पास क्या है कि सुक्रोज है, जो हमारे पास केन शुगर है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज प्रोड्यूस कर रहा है। द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय मेजरिंग द चेंज इन द एंगल ऑफ रोटेशन बाय मीन ऑफ अ पोलैरीमीटर। कि हमें प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमिन करते हैं? हम पोलैरीमीटर से एंगल ऑफ रोटेशन चेक करते रहते हैं टाइम के साथ, ठीक है। द चेंज इन रोटेशन प्रोड्यूस इन टाइम t गिव्स द अमाउंट ऑफ केन शुगर हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। जब किसी भी टाइम पे हम रोटेशन को मेजर करेंगे तो वो डील करी होगी कि x कंसंट्रेशन के साथ वो डील करी है, ठीक है। द टोटल चेंज इन द रोटेशन प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन गिव द वैल्यू ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द केन शुगर के जितनी टोटल रोटेशन हुई है वो हमें बता रही है कि हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो कितनी थी। कि जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास टोटल रोटेशन भी ज़्यादा होती है। द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बिकॉज only the concentration of cane sugar changes during the course of reaction। कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वाटर वैसे ही एक्सेस में है, और मिनरल एसिड जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है। सिंस वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें पता है कि उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही थी, उसकी इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम t log of a over a minus x, where k is velocity constant, या इसे हम rate constant कहते हैं। a is the initial concentration of cane sugar and x is amount of the cane sugar hydrolyzed, की कितनी amount हमारे पास hydrolyzed हुई है। if a naught is the initial angle of rotation, हमारे पास क्या है? a naught initial angle है, और a infinite is the final angle of rotation after complete inversion has occurred, then the initial amount of cane sugar will be proportional to a naught minus a infinite, ठीक है। कि हमारे पास इनिशियल रोटेशन कितनी आई है और फाइनल रोटेशन कितनी आई है, और वहां से हम क्या कर सकते हैं, उसके डिफरेंस से हमारे पास इनिशियल अमाउंट ऑफ केन शुगर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सिमिलरली इफ at is the angle of rotation after time t, the amount of cane sugar
एट दैट टाइम विल बी प्रोपोर्शनल टू कि ए टी हमारे पास क्या है, किसी भी टाइम के ऊपर जो रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन है वो है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ शुगर जब इस टाइम के ऊपर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए टी माइनस ए इन्फिनिट। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ गई, ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए इन्फिनिट एंड ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए टी माइनस ए इन्फिनिट। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट कर देंगे दोनों टर्म्स की, ठीक है। तो हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, जो कि हमारे पास क्या है, k is equal to 2.303 over t into log of a naught minus a infinite divided by a t minus a infinite. The values of एंगल मस्ट बी गिवन देयर करेक्ट साइन, के वैल्यूज को हमने करेक्ट साइन देना है कि जो प्लस वाली साइड है जिसके साथ हम प्लस लिख रहे हैं वो हमारे पास क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। यहाँ वो राइट साइड पे प्लेन पोलराइज लाइट को मूव करता है, और जो हमारे पास लेफ्ट है उसको हम नेगेटिव साइड पे जो है रोटेट करता है। अब हमने करना क्या, पोलैरिमीटर यूज करके एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करना है, ठीक है। टेक टू क्लीन एंड ड्राई फ्लास्क, प्लेस 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, या जिसे हम ml कह लेते हैं, ठीक है। प्लेस 25 ml ऑफ शुगर सोल्यूशन एंड मोलर HCl सोल्यूशन, cork these flasks and keep them in thermostat at room temperature। कि हमने दो फ्लास्क ली, एक के अंदर हमने क्या किया, शुगर सोल्यूशन डाल दिया, दूसरे के अंदर हमने HCl सोल्यूशन ऐड कर दिया, दोनों को थर्मोस्टेट पे रख दिया कि रूम टेम्परेचर के ऊपर दोनों आ जाए, उनका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। सेकंड पॉइंट हमने क्या करना है, सेट अप अ पोलैरिमीटर एंड प्लेस्ड अ क्लीन जैकेटेड ऑब्जर्वेशन ट्यूब इन द पोलैरिमीटर, circulate water at room temperature through the jacket surrounding the observation tube and determine the zero of the instrument। ठीक है, कि सबसे पहले हम वाटर की मेजरमेंट करेंगे, जो सैंपल ट्यूब होती है, आप इस पोलैरिमीटर को चेक भी कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट को आप किसी भी वीडियो के अंदर से भी चेक कर सकते हैं कि उसमें जो सैंपल ट्यूब है, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले वाटर ऐड करके और उसकी वैल्यूज निकाली जाती हैं और इसको जीरो कंसिडर किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने जो रिएक्शन सॉल्यूशन है या रिएक्शन मिक्सचर है उसके जो है एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करते हैं। व्हेन द टू फ्लास्क अटेन द रूम टेम्परेचर, मिक्स द एसिड एंड शुगर सॉल्यूशन थॉरोली, then fill the observation tube with the mixture, taking care to eliminate any air bubble। जब ये इनको मिक्स कर लेंगे उसके बाद हमने क्या करना है, क्विकली उसको ऑब्जर्वेशन ट्यूब, या जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में सैंपल सेल्स कहते हैं, एक्चुअली ये लंबी सी थोड़ी सी ट्यूब होती है 2 डेसीमीटर तक की, तो इसके अंदर जो है इस लिक्विड को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको ऑब्जर्वेशन ट्यूब के नेम दिया जा रहा है। डिटर्मिंग द एंगल ऑफ रोटेशन, स्टार्ट पे जैसे जैसे ही हमने मिक्स किया उनको जो है उसके अंदर ऐड कर देंगे, और टाइम को नोट कर लेंगे एट विच द रीडिंग इज टेकन। टेक सब्सिक्वेंट रीडिंग आफ्टर 3 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 30, 40 एंड इन्फिनिट मिनट के ऊपर, ठीक है। द फाइनल रीडिंग ए इन्फिनिट शुड बी टेकन आफ्टर 48 आवर, कि यहाँ से हम जो फाइनल रीडिंग ले रहे हैं वो 48 आवर के बाद ले रहे हैं, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर हमने नोट कर लिया, ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन देख रहे हैं हम, तो ए नॉट की वैल्यू निकाल ली और ए इन्फिनिट की वैल्यू निकाल ली, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए नॉट माइनस ए इन्फिनिट कर दें तो इनिशियल कंसंट्रेशन आ जाएगी, और ए माइनस एक्स निकालना है तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए टी माइनस ए इन्फिनिट। जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन के अंदर, देन हम ये देखेंगे कि k की वैल्यू कैसे आ रही है। k की वैल्यू अगर कांस्टेंट आती है तो ये फर्स्ट ऑर्डर को ओबे करेगा, ठीक है। बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन log of a infinite minus a naught minus a infinite divided by a t minus a infinite against the time t, ठीक है।
ये कंसंट्रेशन टर्म का और टाइम का ग्राफ बनाए तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। कैलकुलेट द स्लोप एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम द स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, कि यहाँ से हम स्लोप की वैल्यू निकालेंगे तो स्लोप की वैल्यू से हमें k के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रिजल्ट, the hydrolysis of sucrose in the presence of HCl follows pseudo first order reaction and the value of velocity constant is। तो यहाँ पे velocity constant की जितनी भी वैल्यू आएगी उसमें आप लिखेंगे। आपने मेजरमेंट टाइम जो था मिनट में लिया है तो आंसर भी हमारे पास इसका पर मिनट में आंसर आ रहा है। ठीक है, स्लोप से आप के की वैल्यू निकाल लें या आप डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है डिफरेंट। अगर k की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, या सूडो फर्स्ट ऑर्डर। आपको पता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर में भी इक्वेशन तो फर्स्ट ऑर्डर की यूज हो रही होती है, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही ओबे करता है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो उसको ओबे करेगा। तो ये तो थे कि 3 एक्सपेरिमेंट हमने देख लिए केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये आ गया। अब पेज नंबर देख लीजिएगा, ये 35 पेज नंबर है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट। अब इससे रिलेटेड हमने एक एक्सपेरिमेंट जो है उसको स्टडी करना है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट between two immiscible solvent is called the partition or distribution of that substance between two solvent। ठीक है, अब अगर ऐसी कंडीशन है कि दो सॉल्वेंट हम ले लें जो कि आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, इमिसिबल हैं यानी कि नॉन मिसिबल हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, तो उनमें अगर हम एक कोई एक सब्सटेंस ऐड कर दें। ठीक है, अब ये जो सब्सटेंस है डिजोल्व तो दोनों में होता है। ठीक है, लेकिन एक में क्या है ज्यादा डिजोल्व होता है, दूसरे के अंदर क्या है कम डिजोल्व होता है। तो अब ये सब्सटेंस या ये जो सलूट है अपने आप को इन दोनों लेयर्स के अंदर या इन दोनों सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कि कुछ उसकी कंसंट्रेशन जो है एक सलूट सॉल्वेंट के अंदर होगी, कुछ कंसंट्रेशन जो है वो उसकी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर होगी। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ से ही हम उस सब्सटेंस का पार्टीशन कोफिशिएंट निकालेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, the distribution of a solute between two immiscible solvent is called the partition or distribution of that substance between two solvents। if a substance which is soluble in both liquid, के substance या जो solute है वो दोनों liquid में soluble है, is added to a system consisting of two mutually immiscible liquid, के जो solvent है वो दोनों हमारे पास क्या है immiscible है, then it distribute itself between the two solvent until an equilibrium is reached। कि उस टाइम तक ये अपने आप को दोनों लेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आती। आपको पता है इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, कि जितनी कंसंट्रेशन एक लेयर से दूसरी में जा रही है दूसरी से उसी तरह पहली में भी आ रही होती है। देन at equilibrium the ratio of molar concentration of substance in two solvents या two layers भी कह सकते हैं is constant provided the temperature remain constant and substance does not suffer any structure transformation in either of the solvent। कि हमारे पास क्या है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर अगर हम ये रेशियो ले लें कि इस सब्सटेंस की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसकी कंसंट्रेशन ले लें, तो वो कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यानी कि उसकी रेशियो अगर हम ले रहे हैं कि सब्सटेंस की कंसंट्रेशन इन वन सॉल्वेंट एंड सब्सटेंस की कंसंट्रेशन इन सेकंड सॉल्वेंट, इनको डिवाइड कर लें या इनकी रेशियो ले लें तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, उस टाइम तक कांस्टेंट आएगी कि ये हमारे पास टेम्परेचर चेंज ना हो या सब्सटेंस के अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन ना हो, यानी उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आयोडीन इज एडेड इन अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ वाटर एंड एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है,
कि आयोडीन हमारे पास क्या है, सोल्यूट है। दो सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, एक है वाटर, एक हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ गया कि CCl4 या CS2 आ गया। देन it distributes itself between the two layers in such a way that at equilibrium the ratio of molar concentration of iodine in two layers is a constant at any given temperature कि इसकी concentration ratio जो है वो constant रहेगी equilibrium position के ऊपर। If C1 and C2 be the concentration of iodine in the water and CCl4 respectively at a constant temperature, then C1 over C2 is equal to Kd या C aqueous over C organic is equal to Kd at constant temperature के temperature change होगा तो ये value change हो सकती है। The constant Kd is called distribution coefficient or दी पार्टीशन कोफिशिएंट। ये हम इसको क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है या पार्टीशन कोफिशिएंट है के डी, एंड दिस कंक्लूजन कंस्टिट्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ के हम यहाँ से पार्टीशन लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में भी डिफाइन एज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट रेशियो एग्जिस्ट between the concentration of a given molecular species in any two phases in contact with each other at constant temperature। ठीक है, ये कांस्टेंट जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर रेशियो एग्जिस्ट करेगी कोई भी सब्सटेंस जो है जब दो डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिसॉल्व हो रहा होगा और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सारे का सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा हो। ठीक है, Nurse pointed out that C1 and divided by C2 is a constant only if the solute exists as simple molecule in the two solvent। कि यहाँ पे इसकी एसोसिएशन या डिसोसिएशन ना हो तो फिर तो ये रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहती है। If the solute undergoes association or dissociation in one of the solvent, it is found that C1 divided by C2 is not constant। कि हमारे पास क्या है कि अगर ये किसी एक सॉल्वेंट के अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन कर रहा है तो ये हमारे पास क्या है, इसकी रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगी। द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज मॉडिफाइड बाय चेंज इन द मोलर स्टेट। ठीक है, जब इसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रही है तो इसकी ये मुला भी जो है हमारे पास जो है वो चेंज हो जाएगा, उसकी भी मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी। If the solutes such as benzoic acid undergoes association in organic layer, then the equation is modified as कि सिंपल कंसंट्रेशन के बजाय कंसंट्रेशन का रूट ले लिया जाता है, स्केयर रूट ले लिया या nth रूट ले लिया। ठीक है, C1 डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ C2। यहाँ पे n जो है हमारे पास क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल जो है हमारे पास एसोसिएट हुए हैं, दो एसोसिएट हुए हैं, तीन हुए हैं, चार हुए हैं। ठीक है, ये उससे रिलेट कर रहा होता है, इज इक्वल टू के डी प्राइम। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी एक्वस डिवाइडेड बाय सी ऑर्गेनिक और इसका हमने nth रूट लिया हुआ इज इक्वल टू के डी प्राइम। द रेशियो सी ओवर C2 अंडर रूट एंड अंडर रूट would be a constant, but ये constant हो जाएगा बस के डी नॉट इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। अब हम ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट नहीं रहा क्योंकि हमारे पास इक्वेशन को हमने मॉडिफाई कर दिया। इन ऑर्डर टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ n, the above equation can be expressed as कि हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन का log ले लें तो यहाँ से हम जो है n की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए, यहाँ आप के डी प्राइम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन को इन्होंने रीअरेंज किया है तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ C1 इज इक्वल टू 1/n, आई थिंक यहाँ पे log ऑफ C2 आना चाहिए, प्लस log ऑफ के डी प्राइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि हम इस तरह पार्टीशन कोफिशिएंट को निकाल सकते हैं अगर सिंपल मॉलिक्यूल हो, और अगर ये इसकी एसोसिएशन हो रही है या डिसोसिएशन हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन को मॉडिफाई करके यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये तो थी थ्योरी
पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर जो हमने करना है, ठीक है। तो ये आपका लोगों का एक्सपेरिमेंट नंबर 4 बन जाएगा। टू डिटरमिन द पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ आयोडीन बिटवीन वाटर एंड CCl4 एट 25 सेंटीग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप टाइट्रेशन करेंगे, ये उसका रिएक्शन शो किया जा रहा है कि हमारे पास आयोडीन है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। तो उसकी जब हम टाइट्रेशन कर रहे हैं तो ये टाइट्रेशन हो गया है सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन के अंदर। तो ये बन रहा है हमारे पास सोडियम आयोडाइड एंड सोडियम टेट्रा थायोनेट बन रहा है, ठीक है। उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो मेन रिएक्शन जो है वो इसके अंदर ये होगा जब हम टाइट्रेशन करेंगे। तो प्रोसीजर में हमने क्या करना है, टेक 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ग्लास टॉपर फ्लास्क के 3 हमने जो है फ्लास्क ले लेनी है। आपको पता है फ्लास्क का साइज डिफरेंट होता है, 100 ml वाली होती है, 250 ml वाली होती है, या 500 ml वाली होती है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि 500 ml वाली 3 स्टॉपर्ड फ्लास्क ले लें, मीन वो ऊपर से कवर्ड हों, आप उनको कवर कर सकते इस अच्छे तरीके से। एंड इन ईच टेक 100 cubic centimeter of carbon tetrachloride and 300 cubic centimeter of pure water, ठीक है। 3 आपने फ्लास्क ले ली, तीनों के अंदर वाटर की अमाउंट और CCl4 की अमाउंट आपने सेम डालनी है कि 100 ml आपने CCl4 डालना है और 300 ml हमने जो है उसके अंदर वाटर डालना है। एंड एड 1, 2 एंड 3 ग्राम ऑफ आयोडीन रिस्पेक्टिवली। हमने 3 फ्लास्क ली थी, सॉल्वेंट हमने इक्वल डाले हैं, एक जैसे तीनों के अंदर इक्वल डाले हैं कि 100 ml CCl4, 300 ml हमने प्योर वाटर डाला। चेंज कहाँ पे आ रहा है कि कंसंट्रेशन चेंज किया है। हमने पहले वाली फ्लास्क में 1 ग्राम आयोडीन डाली, दूसरे के अंदर 2 ग्राम डाली, तीसरे के अंदर 3 ग्राम जो है हमने आयोडीन ऐड किया है। स्टॉपर the flask tightly, place these flasks in thermostat at 25 centigrade and shake them from time to time about 2 hours, ठीक है। कि हम इसको थर्मोस्टेट में रख देंगे कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर अटेन कर लें, और इनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको क्या है शेक करेंगे ताकि ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हो जाए और हमारे पास ये 2 लेयर्स के अंदर सेपरेट आउट हो जाए। Allow the mixture to separate into 2 layers. The upper layer will be water layer and the lower will be CCl4 layer, ठीक है। अपर वाली लेयर हमारे पास क्या है, वाटर की है, और जो दूसरी वाली डाउन में लेयर बनेगी वो हमारे पास CCl4 की होगी। फिर हम क्या करेंगे, पिपेट आउट 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द अपर लेयर, ठीक है। अपर लेयर हमारे पास कौन सी थी, वाटर की थी। अब वाटर हमने कितना लिया था, ज्यादा लिया था एज कम्पेयर टू CCl4, कि CCl4 हमारे पास क्या था 100 ml था और वाटर हमारे पास कितना था 300 ml। तो हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा अमाउंट में हम वाटर वाली लेयर को ले लें, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास ज़्यादा है, तो उसके अंदर से ज़्यादा अमाउंट भी ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या कर रहे हैं, पिप इट आउट 50 cubic centimeter of upper layer, add it to 25 cubic centimeter of 10% potassium iodide solution and titrate it with 0.02 molar sodium thiophate solution using starch as indicator, ठीक है। अब हमने इसकी टाइट्रेशन की रीडिंग ले लेंगे तो उसको नोट कर लेंगे। इसी तरह यही एक्सपेरिमेंट जो है एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेंगे कि 50 ml हमने वाटर लिया, उसके अंदर हमने 25 ml पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन ऐड करेंगे और इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे स्टार्च, और यहाँ पे हम इसको टाइट्रेट कर देंगे 0.02 मोलर सोडियम थायो सल्फेट सोल्यूशन के अगेंस्ट, ठीक है। तो सेकेंड टाइम भी इसकी रीडिंग मालूम कर लेंगे। फिर हमने क्या करना है कि अब हमने CCl4 वाली लेयर जो कि डाउनवर्ड होगी लेयर, उसको अंदर से आयोडीन की कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, विदड्रॉ 5 cubic centimeter of lower CCl4 layer, add it to 25 centimeter cube of 10% potassium iodide solution and titrate with 0.1 molar sodium thiosulfate solution using starch as indicator। अब अगर आप देखें तो हमने CCl4 लेयर ली थी 100 ml, ठीक है। तो उसके अंदर से हम क्या ले रहे हैं 5 ml जो है
सोल्यूशन को निकाल रहे हैं, और इसको हम टाइट्रेट भी जो मोर स्ट्रॉन्गर सोडियम थायोफेट सोल्यूशन है उसके साथ करें। पिछले वाले में अगर आप देखें तो वो 0.02 मोलर है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 0.1 मोलर। मीन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के साथ हम टाइट्रेट करें। एक्चुअल में CCl4 वाली लेयर के अंदर आयोडीन की अमाउंट ज़्यादा है, तो अगर हम उसको जो है डाइल्यूटेड सोल्यूशन के साथ ट्रेट करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि कंसंट्रेशन आयोडीन की इस लेयर में ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको कंसंट्रेटेड जो होगा हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन उसके साथ टाइट्रेट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 0.1 मोलर सोल्यूशन लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम आयोडीन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इसकी टाइट्रेशन करके, और एक सेम प्रोसेस को हम एक दफ़ा फिर रिपीट करेंगे। एक बोतल ये प्रोसेस हो रहा है एक बोतल के अंदर से, ठीक है। Similarly perform the experiment with the water layer and CCl4 layer in the other two flask। कि दूसरी फ्लास्क जो दो फ्लास्क हमारे पास रिमेनिंग रहेगी उनके अंदर भी यही काम करना है, क्योंकि हमने 3 फ्लास्क ली थी, एक बाकी सारी चीज़ें सेम थी, सिर्फ डिफरेंस किस में आ रहा था आयोडीन की अमाउंट में। एक में हमने 1 ग्राम डाला था, दूसरे में हमने 2 ग्राम डाला था, उससे अगली वाली में हमने 3 ग्राम डाला था। अगर हमने सबसे पहले 1 ग्राम वाली के साथ ये प्रोसेस किया कि वाटर लेयर और CCl4 लेयर के अंदर से ये वैल्यूज निकाली हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है 2 ग्राम वाली के अंदर से भी यही काम करेंगे, और 3 ग्राम वाली के अंदर से भी यही काम करेंगे कि वाटर लेयर के अंदर से भी कंसंट्रेशन को निकाल के उसको टाइट्रेट करेंगे, और CCl4 वाली लेयर के अंदर से भी, ठीक है। तो अब हम ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन देखते हैं कि पहले हम ये देख लें कि हमने 3 फ्लास्क ली थी, फ्लास्क 1, फ्लास्क 2, फ्लास्क 3। पहले वाली के अंदर क्या है ग्राम्स ऑफ आयोडीन कितने डाले थे, पहले वाली में 1 ग्राम, दूसरे वाली में 2 ग्राम, तीसरे वाली में 3 ग्राम। कितने क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर ऐड किया था, आप ये देख लेंगे 300 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐड किया था। और कितने क्यूबिक सेंटीमीटर हमने CCl4 डाला था, तो तीनों फ्लास्क के अंदर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास CCl4 था। फिर जो हमने कैलकुलेशंस की, ठीक है, जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके अंदर हम देखते हैं कि हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.02 मोलर सोडियम थायोसल्फेट रिक्वायर्ड फॉर 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। अपर लेयर में हमारे पास क्या थे कि अगर हमने 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर लेयर ली थी तो उसके अंदर से कितने अमाउंट जो है हमारे पास कितने ml सोडियम थायोसल्फेट के यूज हुए, ठीक है। तो वो हमने पहले वाली बोतल के लिए 2 रीडिंग्स ली थी, हम 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, मीन 3 ले सकते हैं और उनका मीन ले सकते हैं। इसी तरह हम जो सेकंड वाली फ्लास्क है उसकी वाटर लेयर के अंदर से जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यू लिख लेंगे, और थर्ड वाली के अंदर से भी जो वैल्यूज आएंगी वो भी हम लिख लेंगे। फिर यहाँ से हमने मीन वैल्यू ले ली कि हमें ये पता चल गया कि सोडियम थायोसल्फेट का कितना वॉल्यूम जो है वो यूज हुआ, ठीक है। डिटर्मिंग द मोलैरिटी ऑफ आयोडीन इन वाटर लेयर यूजिंग द फार्मूला, आपको पता है M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2, ठीक है। यहाँ से अगर हम M1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेंथ या अमाउंट निकालनी हो तो उसके लिए फार्मूला होता है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। The strength per dm cube of iodine in water layer is equal to molarity into molar mass, यानी कि C एक्वस लेयर के अंदर आयोडीन का जो मास आएगा वो लिखेंगे और उसको मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, या आप सिंपली कह रहे हैं कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। जो प्रोसेस हमने ऊपर एक्वस लेयर के लिए किया या अपर लेयर के लिए किया, तो वही प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं लोअर वाली लेयर के लिए भी करते हैं, ठीक है। लोअर लेयर हमारे पास क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो उसके अंदर भी हम पहले क्या करेंगे हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट solution is required for 5 centimeter cube of iodine। अब ये CCl4 के अंदर है, ठीक है। लोअर लेयर तो हमें पता है कि एक्वस नहीं है, ये CCl4 वाली लेयर है,
ठीक है। तो फ्लास्क 1 के अंदर से रीडिंग लेंगे, 3 रीडिंग ले लें और इसका मीन ले लें। इसी तरह फ्लास्क 2 के अंदर से रीडिंग से उनका मीन ले लें और फ्लास्क 3 के अंदर से रीडिंग लें, उनका मीन ले लें। ठीक है, तीनों के अंदर हम क्या करेंगे, वहां से मोलैरिटी निकालेंगे। डिटरमिन द मोलैरिटी ऑफ आयोडीन इन CCl4 सॉल्यूशन। वही फार्मूला M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 और N2। अगर M1 हमारे पास क्या है, मोलैरिटी है आयोडीन की इन CCl4 सॉल्यूशन, देन वहां से अमाउंट पर डीएम क्यूब या स्ट्रेंथ निकाल लेंगे ऑफ आयोडीन इन CCl4 लेयर। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या है कि मोलैरिटी इनटू मोलर मास करेंगे, तो हमारे पास आयोडीन की CCl4 लेयर या जिसे हम ऑर्गेनिक लेयर कह देते हैं उसके अंदर कंसंट्रेशन निकल आएगी। ठीक है, तो हम अपने ये जो वैल्यूज हैं इन सबको एक टेबल के अंदर पुट कर लेंगे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 या आप ये कहने कि फ्लास्क 1 फ्लास्क 2 और फ्लास्क 3 के अंदर सी एक्वस कितनी आई थी। ठीक है, कि आयोडीन की कंसंट्रेशन इन वाटर या एक्वस लेयर के अंदर जो वैल्यूज आएगी वो लिख दें। इसी तरह आयोडीन की कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या जिसे CCl4 लिख रहे हैं वो वैल्यू लिख लें। फिर हम इसकी रेशियो लेंगे C1/C2 या जिसे C aqueous/C organic लिख रहे हैं। ठीक है, since the values of the ratio of C aqueous/C organic are constant, hence the distribution law is verified। और जिसकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है हमारे पास वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, कि कोई भी सब्सटेंस जो है जब दो इमिसिबल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है तो वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो एक कांस्टेंट के इक्वल आती है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये तो था आज का एक 2 एक्सपेरिमेंट। आपने इनको भी अपनी कॉपी पे नोट आउट कर लेना है।